हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस। उसके अलावा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के भी। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, पर इस लेक्चर के अंदर हम केवल यही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साइज x इक्वल्स टू a cos x, और किस वैल्यू के लिए? मॉड x की वैल्यू π/2 लेस देन π/2 के लिए, है ना, लेस देन इक्वल्स टू। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू माइनस π/2 से कहां तक है? प्लस π/2 तक है। फंक्शन हमें दिया है साई x, तो साई x क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा a cos x, और इसका जब ट्रांसपोज कंजुगेट लिखोगे तो वो भी यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी टर्म तो है नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? वो होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम लिमिट डालें तो ये माइनस इनफाइनाइट से मैं इसको लिख दूंगा -π/2, और एक बार के लिए साई एक्स और साई स्टार को मैं सी लिख रहा हूं, तो ये सी डी एक्स प्लस ये हो जाएगा -π/2 से, और कहां तक? ये -π/2 से और प्लस π/2 तक कर दिया, इसको भी लिख दिया सी डी एक्स प्लस ये हो जाएगा π/2 से और इनफाइनाइट तक, और ये सी डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब फंक्शन इन लिमिट्स में डिफाइन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? हमारे पास वैल्यू बन गई -π/2 से π/2, और सी डी एक्स की वैल्यू का मतलब, सी का मतलब है साई स्टार और साई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ लिमिट हम लगाएंगे। लिमिट लगाने के पहले इसको कन्वर्ट कर दें, हम पहले सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, है ना। -π/2 से और प्लस π/2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया बाहर, 1 को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस कॉस 2x को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा क्या? 2 साइन 2x, ये बनेगा साइन 2x अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट लगाओगे -π/2 से और प्लस π/2 तक इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की वैल्यू π/2 से -π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई हो गया, और प्लस यहाँ से कितना हो गया? 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन पाई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 अपॉन पाई। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर का ए का आंसर आ जाएगा √2 अपॉन पाई, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ए वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज πx इक्वल्स टू a sin n πx। सेम सा क्वेश्चन है। लिमिट अब -π/2 की जगह π/2 -π/2 से π/2 की जगह -l/2 से l/2 कर दो, बाकी सेम कहानी है। तो वहां पर आंसर आ गया था √2 अपॉन पाई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा √2 अपॉन l, है ना। यानी कि आपको सीधा सीधा ये लगा देना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अब इसमें। -l/2 से और l/2 कर दो, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x ओवर l डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको cos 2x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 1 माइनस ये हो जाएगा cos 2n पाई x ओवर l, 2n पाई x ओवर l, और ये लिमिट लग जाएगी -l/2 से और प्लस l/2 इक्वल्स टू 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा x, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी l अपॉन 2n पाई, और ये हो जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन, ये बन जाएगा कितना? l, और लिमिट लगानी है हमारे से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी है? -l/2 से और प्लस l/2 तक लिमिट लगानी है। अब x तो कितना बन जाएगा? l बन जाएगा, और बाकी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप l/2 डालोगे तो साइन n पाई क्या वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2
इंटू एल इजक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर इजक्वल्स टू कितना हो गया, एल बाई टू, 2/l सॉरी, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2/l, 2/l, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2/l। तो आंसर जो हमारे पास जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2/l, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है वेव फंक्शन, ये देखो सेम सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 0 से l में लिमिट डिफाइन है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करने आने चाहिए। इंटीग्रेशन करने आते हैं तो तुम इनको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओगे तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, 0 से l हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर n पाई x ओवर l dx इक्वल्स टू 1, तो ये ए स्क्वायर, और यहाँ 0 से l, यहाँ अपॉन 2 लगा दिया मैंने, ये आ गया 1 माइनस कॉस, यह आ जाएगा 2n पाई x ओवर l, और dx इक्वल्स टू 1 लगाना है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ये रहेगा ही रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x, कॉस का इंटीग्रेशन बनेगा साइन, तो ये बन जाएगा l। पहले तो जो कांस्टेंट है उनको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा l अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन 2n पाई x ओवर l, और लिमिट लगाई है हमने 0 से l इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया l माइनस, यहाँ l डालोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, वापस पाई में चला जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, अंडर रूट 2 अपॉन l, अंडर रूट 2 अपॉन l, यानी कि ऑप्शन ए। तो एक बार एक क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर पता लगने लग जाता है कि क्या आंसर आने वाला है ना। ये इसमें सबसे मज़ेदार बात है कि हमें ये मालूम पड़ने लग जाता है कि क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, रुको एक बार, क्या हो गया, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स दिया हुआ है, और लिमिट हमें दी है माइनस इनफाइनाइट से 0, एक लिमिट माइनस इनफाइनाइट से 0 है, और एक लिमिट हमें दी है 0 से इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन अब दो पार्ट में टूटा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से 0 एक है, तो इसको लिख लिया हमने ए स्क्वायर। अब मैं सीधी सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। ई पावर 2 अल्फा एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक हमें ट्रांसपोर्ट कंजुगेट चाहिएगा और एक हमें सिर्फ नॉर्मल फंक्शन चाहिएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स और डी एक्स प्लस ए स्क्वायर, और एक हमारे पास बन जाएगा कितना, एक बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ई पावर -2 अल्फा एक्स, -2 अल्फा एक्स डी एक्स, और इसको किसके बराबर करना है, हमें 1 के इक्वल करना है। अब इंटीग्रेशन लगाना है तुम्हें, इंटीग्रेशन लगाओगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला तुमने, ई पावर 2 अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 अल्फा, और ये बनेगा ई पावर 2 अल्फा एक्स माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से कितना हो गया, 0 हो गया, लिमिट लग गई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ उतरेगा -1 अपॉन 2 अल्फा, -1 अपॉन 2 अल्फा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, ई पावर -2 अल्फा एक्स, और लिमिट यहाँ पर कितनी लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और ये किसके इक्वल करना है, 1 के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 अल्फा, ये बनेगा ई पावर 0, और ये बनेगा ई पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ई पावर 0 कितना 1, और ये इनफाइनाइट कितना 0 हो गया। फिर ये -1 अपॉन 2 अल्फा, यहाँ पर ई पावर माइनस इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा 0, ई पावर 0 कितना देगा, -1 दे देगा, यहाँ पर माइनस है ना तो इसलिए माइनस तो लगना ही है लिमिट वाला, तो ये -1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, 2 अल्फा पूरे में से कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट अल्फा, ए की वैल्यू आ गई है अंडर रूट अल्फा, विच इज ऑप्शन ए। तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है a wave function is defined as psi x is equals to a exponential minus a x square। तो अब यहां पर a बाहर a स्क्वायर हो गया, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। इसको लिख लिया आपने ई पावर
ये हो जाएगा -2α(x²) dx इक्वल्स टू 1। ये बन गया। -2 क्यों हो गया? क्योंकि एक बार कंजुगेट करोगे और एक बार नॉर्मल लिखोगे तो ये आपस में जब बेस इक्वल होगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। इवन फंक्शन है ये। इवन फंक्शन कैसे है? x की जगह यदि मैं -x डालूंगा तो ये क्या बनेगा? सेम वैल्यू देगा, तो ये इवन फंक्शन है। fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स आ रहा है, यानी कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट हम चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a² और 0 से इनफाइनाइट, 2a² 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। और ये क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा e पावर -2α(x²) dx इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको गामा फंक्शन जैसा बना रहा हूँ। गामा फंक्शन जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 2a² एज इट इज लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0 से इनफाइनाइट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ e पावर -2α(x²), x पावर 0 लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कोई सेहत पर फर्क पड़ेगा नहीं इसका, dx इक्वल्स टू 1। अब गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन होता है 0 से इनफाइनाइट e पावर -α(x पावर m x पावर n dx। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है 1/m। फिर ये निकलता है गामा n प्लस 1/m और अपॉन अल्फा पावर n प्लस 1/m, ये इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसको और इसको कंपेयर करो तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई है, और n की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है। m की वैल्यू 2 हो गई है और n की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो सॉल्यूशन निकालो तो ये बनेगा 2a² 1/m, यानी कि ये कितना हो गया? 1/2। n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2। और अल्फा यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2α है, तो ये हो गया 2α n प्लस 1/2, यानी कि कितना हो गया? 1/2 हो गया। और इसके किसके बराबर करना है? 1 के इक्वल करना है। तो यहाँ से ये वाला 2 से ये वाला 2 तो कट गया, a²। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? गामा 1/2 होता है पाई, √π, तो ये हो गया √π। ये जो वैल्यू है हमारे पास कौन सी? 2α 1/2, है ना, 2α और 2α ये ना, हाँ 2α की पावर 1/2, तो यहाँ 2α की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1, इतना लिखा। तो a जो है ये सारा रूट में चला गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2α/π और पावर कितनी हो जाएगी? 1/4। 2α/π पावर कितनी हो जाएगी? 1/4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये आ जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर ये गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर में दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या हो जाता है? xi प्लस yj प्लस zk। तो मैं इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट लेके कर रहा हूँ, है ना। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट लेके लिखोगे तो a², ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? 0 से इनफाइनाइट, तो इसको आप 0 से इनफाइनाइट करो, और ये बन जाएगा e पावर -2r/a0, और ये हो गया dx इक्वल्स टू करना है 1। अब यहाँ dx हटेगा एक बार, यहाँ dx को हम हटाएंगे और dx की जगह हम लिखेंगे d टाउ। होल स्पेस के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पूरे के पूरे स्पेयर के लिए। तो d टाउ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। हम पूरे स्पेयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, है ना, फॉर होल स्पेस। तो d टाउ फॉर स्पेयर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 4πr² dr, 4πr² dr, ये वैल्यू लिखते हैं d टाउ की वैल्यु। क्लियर? तो यहां से बनेगा a², ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी e पावर -2r/a0, और हो जाएगा 4πr² dr इक्वल्स टू 1। तो यहां से बाहर निकाला हमने 4πa², इसको बाहर निकाल लिया, यहां हो गया 0 से इनफाइनाइट, और ये हो गया r² e पावर -2r/a0 dr इक्वल्स टू 1, ये बन गया। अगेन यहाँ पर आपको गामा फंक्शन जैसा दिख रहा है कुछ, तो गामा फंक्शन जैसा दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो अब n की वैल्यू जो है वो बन गई 2, और m की वैल्यू बन रही है कितनी? 1। n की वैल्यू बन गई 2 और m की वैल्यू बन रही है 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखा जाएगा 4πa², 4πa², ठीक है।
उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद 1/m, 1/m, m कितना है 1 है तो ये 1 ही रहेगा, 1/1। फिर उसके बाद गामा गामा n+1, n+1/m, तो n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो गया 2 + 1/1। और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 2/a0, तो ये हो गया 2/a0। और ये पावर कितनी हो जाएगी, इसकी क्यूब हो जाएगी, क्योंकि 2 + 1/1। फर्दर सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिखा जाएगा 4πa², यहाँ बनेगा गामा 3 ऑन, यहाँ a³ चला जाएगा ऊपर, ये 2/a³ पावर 3 है ना, तो a³ ऊपर हो गया, 2 पावर क्यूब हो गया 8 = 1। अब गामा n जो होता है वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n-1। तो गामा 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। और 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो यहाँ बचेगा πa² और ये बनेगा a0³ = 1। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो a² की वैल्यू 1/πa0³, तो a आ जाएगा 1/√πa0³, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई, वेव फंक्शन जो है वो हो गया साई फाई = a एक्सपोनेंशियल आयोटा m फाई, और ये डिफाइन है कहाँ तक, 0 से 2π तक। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो इसके लिए निकालेंगे 0 से 2π। यहाँ इसको हम बनाएंगे a², और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा m फाई, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका जब हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ बनेगा, एक तो बनेगा e⁻i m फाई, और एक बनेगा e⁻− i m फाई, और ये हो जाएगा d फाई। क्यों, अब ये ऐसा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका कंजुगेट किया है, तो ये हो गया 1, तो ये होगा a² 0 से 2π, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d फाई = 1। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया a² और ये हो गया 2π = 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √2π, 1/√2π। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर दिया हुआ है, मोमेंटम ऑपरेटर, इसको फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइगन वैल्यू बनेगी। लेट सपोज वो आइगन वैल्यू कुछ भी है, तो यहाँ पर p की वैल्यू पहले हम रखें, तो p को हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो -h df/dx। इसको मैंने मान लिया कि ऐसा हम लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, h k और f, ऐसा हम लिख रहे हैं, जहाँ पर मैं df/dx को क्या मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ आयोटा k और f मान रहा हूँ। ठीक है, क्या मान रहा हूँ, आयोटा k f। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा df/f = ये क्या हो गया, आयोटा k dx बन गया। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना ln f = ये क्या बन गया, आयोटा kx, आयोटा kx। तो f की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, e⁻iota⁡kx प्लस कॉन्स्टेंट भी आएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, d आ जाएगा, d। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, d आ जाएगा, d। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे इसके पहले क्या है, उसमें यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। आप उसको वैसे ही कर सकते हैं ना, ये होमवर्क की तरह मान लो, इसको होमवर्क समझकर फिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। e⁻−α(x²) इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। किस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, तो b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आइगन फंक्शन है तो ये ऑपरेटर हो गया d² / dx2 - bx²
और ये हो गया e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आइगन फंक्शन है तो इसके ऊपर ऑपरेट कराएं, इसके ऊपर ऑपरेट कराएं तो d2/dx2, ये हो गया e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया b एक्स स्क्वायर, ये हो गया e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो इसको अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये बना, तो यहाँ पर क्या बना, ये बना, पहली बार कराओगे तो ये बनेगा -2 अल्फा एक्स और e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर इसका दोबारा कराओगे तो ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोबारा कराओगे तो ये बनेगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया b, और यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू को हम किसके इक्वल कर दें, 0 के इक्वल कर दें, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है, b की वैल्यू हो जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो गई 4 अल्फा स्क्वायर, ये b की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, b आ जाएगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन फंक्शन साई, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ई ए। देखो आइगन वैल्यू में हमें करना क्या होता है, हमें कोई आइगन वैल्यू, मान लो कोई फंक्शन ऑपरेटर ए, इसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, मान लो वो वैल्यू आ गई लैम्डा ए, ऐसी वैल्यू आ गई, तो ए एन साई ये किसके बराबर होगा, लैम्डा एन ए, इसके इक्वल होगा, लैम्डा एन ए इसके इक्वल होगा। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ लिखें ई साई, तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, आइगन वैल्यू बनेगा और यहाँ पर साई रहेगा। तो हमें e पावर a के लिए क्या निकालनी है, उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो e पावर a के लिए कैसे निकाले, मैंने लिखा e पावर a साई, तो e पावर a को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस, इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये क्या हो गया, साई हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने साई से, तो ये बन गया साई प्लस a साई प्लस a स्क्वायर, ये लिखा मैंने a स्क्वायर साई अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब साई अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये लिख दिया। तो यहाँ से क्या बना, a साई, यहाँ a साई बराबर लैम्डा a है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको सिर्फ लैम्डा लिख दिया मैंने, प्लस ये लैम्डा a लिख दिया, इसको हमने लिख दिया लैम्डा स्क्वायर a, इसको हमने लिख दिया लैम्डा क्यूब a, और एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा। क्लियर। अच्छा ये a जो a ऑपरेटर था तो यहाँ साई लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साई, तो ये बन गया साई, ये भी हो गया साई, ये भी हो गया साई एंड सो ऑन। तो यहाँ से साई को बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा e पावर लैम्डा, तो e पावर लैम्डा a। तो e पावर a जब ऑपरेट कराएंगे a साई के ऊपर, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी e पावर लैम्डा, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑपरेटर p इज डिफाइंड एज p एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, p स्क्वायर एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ p एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब p ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, f ऑफ माइनस एक्स है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी f ऑफ माइनस एक्स। अब p ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो p ऑफ f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, वो एफ एक्स के बराबर होगा, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स, तो ये किसके बराबर हो गया एफ एक्स। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, p स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ एक्स। तो यहाँ से ये तो आइगन फंक्शन हो गए, तो ये आइगन वैल्यू आ गई, तो ये आइगन वैल्यू आ गई, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो p की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 1 हो गई। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, तो पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है, +-1 बोथ दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर द पैरिटी ऑपरेटर। अब ये स्पेरिकल ऑपरेटर के लिए बात चल रही है। तो स्पेरिकल में जब हम पैरिटी ऑपरेशन लगाते हैं तो साई, यहां पर हम लिखेंगे साई आर थीटा और फाई। तो पैरिटी ऑपरेशन में होता क्या है, इनवर्स वैल्यू कर देता है, रिवर्स फंक्शन करता है ना। तो रिवर्स फंक्शन करने का मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो ये पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -r -थीटा और -फाई। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा साई, ये रह जाएगा r, ये बनेगा पाई प्लस थीटा और ये बनेगा कितना, पाई माइनस फाई। अब ये बनेगा कैसे, हम स्पेरिकल ऑपरेटर जब हम सॉल्व करते हैं स्पेयर को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो एक वैल्यू अगर यहाँ चली गई तो इसका थीटा कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए r, थीटा और फाई। अब इसका इन्वर्स करने का मतलब है यहाँ चला जाना, यहाँ, तो यहाँ से भी कितना हो गया, थीटा एंगल ही हो गया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस थीटा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, पाई माइनस थीटा, सॉरी, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा और ये कितनी हो जाएगी, पाई प्लस फाई। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा स्पेरिकल के लिए, ध्यान रखना। और सिलेंड्रिकल के लिए जब निकालोगे तो सिलेंड्रिकल में क्या चेंजेस होंगे, सिलेंड्रिकल में हमारे पास दिया हुआ है रो पाई जेड, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा रो और ये बन जाएगा पाई प्लस फाई दोनों में बन रहा है, और यहाँ जेड की जगह कितना हो जाएगा, -z हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो समझ आ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।